लोगों ने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट का एक संक्षिप्त इतिहास देखा था। आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया था और आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के सैन्य अभियान, उसकी सैनिक उपलब्धियों पर चर्चा करने जा एक संक्षिप्त व्याख्यान है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक योद्धा था। क्या था? योद्धा। नेपोलियन बोनापार्ट एक योद्धा था और दूसरा चीज है, एक योद्धा के साथ साथ एक महान शासक भी था, एक विजेता भी था। एक अपना जीवन एक सैनिक के रूप में चालू करता है, फिर बाद में वह 1799 में वह प्रथम काउंसिल के रूप में शासक की पदवी को धारण करता है और 1799 से 1814 तक यूरोप की राजनीति, यूरोप की व्यवस्था पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसीलिए इतिहासकारों ने 1799 से 1814 तक का समय नेपोलियन के नाम से जाना। आज हम लोग उसकी सैनिक उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? सैनिक उपलब्धियों पर। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक विजेता था और उसकी ख्याति एक विजेता शासक के रूप में। सबसे पहले वह इटली अभियान पर जाता है। कहाँ जाता है? इटली। और कब जाता है? 1796 में। कब जाता है? 1796। क्लियर है। और इटली में कुल 13 या 14 राज्य थे। कौन कौन थे? सार्डिनिया पीडामेंट था, इसके बाद काला मिलान था, मिलान के बाद का सार्डिनिया पीडामेंट, मिलान टस्कनी, पार्मा, लम्बोर्डी, वेनेसिया जैसे राज्य थे। और भिन्न भिन्न राज्यों पर ऑस्ट्रियाई राजकुमारों का शासन था, जो इटली के एकीकरण के लिए चुनौती बने हुए थे। और इटली के एकीकरण के लिए चुनौती, नेपोलियन अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से इन क्षेत्रों को ऑस्ट्रियाई शासकों से मुक्त कराता है, ऑस्ट्रियाई राजकुमारों से मुक्त कराता है और यहीं से इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। और इतना ही नहीं, उसे पोप का भी समर्थन मिलता है। और अब इटली अभियान के दौरान उन्होंने जिन क्षेत्रों को जीता था वहां पर उसे ट्रांसपोडेन गणतंत्र की स्थापना करता। यानी नेपोलियन के द्वारा इटली अभियान में मिलान, सेवाय, लम्बोर्डी, वेनेसिया जो क्षेत्रों को जीत करके एक गणतंत्र की स्थापना करता है, जिसका नाम है ट्रांसपोडेन गणतंत्र। और बाकायदे पोप के द्वारा इस गणतंत्र को मान्यता मिलती है। यानी आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैन्य अभियान के तहत पहली बार वह कहाँ जाता है? इटली। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? इटली जाता है और इटली के क्षेत्रों को जीत करके एक नए गणतंत्र की शुरुआत करता है, जिसे हम इतिहास के पन्ने ट्रांसपोडेन गणतंत्र कहते हैं और पोप के द्वारा इसे मानता है। क्लियर है सबको? अब हम लोग सेकंड चरण, ऑस्ट्रिया अभियान। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है। क्या है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है जहाँ की राजधानी वियना है। कहाँ है? वियना है। और ऑस्ट्रिया के वह 1796 और 97 में जाता है और ऑस्ट्रिया के विभिन्न भागों को विजित करता है और ऑस्ट्रिया के साथ 1797 में एक संधि करता है, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर कैंपे फेरमिया की संधि कहते हैं। क्या नाम दिया गया? कैंपे फेरमिया की संधि। यानी इस संधि से क्या क्या फायदे हुए? एक, बेल्जियम का जो क्षेत्र था वह फ्रांस को मिल गया, लम्बोर्डी पर भी फ्रांस का अधिकार हो गया और इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव स्थापित हो गया। यानी आप दूसरा चीज कह सकते हैं, देख सकते हैं। और कैंपे फेरमिया की संधि ने नेपोलियन के 4 चांद लगा दिए। नेपोलियन को वो एकदम आसमान पर, ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यानी यह इसकी बहुत बड़ी सफलता थी कैंपे फेरमिया की संधि।
बेल्जियम जैसे भूभाग पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। यह छोटा मोटा घटना नहीं थी। और इसके साथ साथ तीसरा जो उसका अभियान होता है वह होता है मिस्र होता है। कौन होता है? मिस्र। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह मुस्लिम आबादी वाला देश है और मिस्र एक कृषि प्रधान देश है। और इसका मूल चीज क्या है? कृषि प्रधान का इसका मूल चीज क्या है? चूंकि मिस्र में कृषि प्रधान देश है और मिस्र पर उपनिवेश के लिए संघर्ष होता था। फ्रांसीसी और ब्रिटेन अंग्रेजों के बीच संघर्ष होता था, अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होता था। और नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र अभियान पर जाता है और 1797 में, और बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं, नेपोलियन वहां जाते वक्त अपने को कुरान का पाठ करता है और अपने को कैथोलिक धर्म का अनुयायी था, वहां जा करके इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है। इस बात को बहुत कम लोग रेखांकित करते हैं। यानी नेपोलियन मिस्र अभियान के दौरान अपने को धर्मांतरण कर लिया और कैथोलिक धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और कुरान के प्रति आस्था रखता। क्या करता है? कुरान के प्रति आस्था रखता है। और लेकिन चूंकि वहां पर अंग्रेजों का सेनापति नेल्सन था और अंग्रेजी सेनापति इसका डट कर मुकाबला किया। अंततः नेपोलियन के कुल लगभग 400 जो बेड़ा समूह थे, उनको समुद्री जहाज थे, उनको अधिकांश को पर उन्होंने धावा बोल करके उसको नष्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। लेकिन उसके बावजूद भी नेपोलियन का मनोबल नहीं टूटा और जब वह पेरिस लौटता है तो उसे राठ नायक का दर्जा मिलता है। यानी पेरिस लौटते समय उसे राठ नायक का दर्जा दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है, नेपोलियन का जब मिस्र अभियान असफल हो गया तो अब भारत की तरफ हमले की योजना बनाता है, लेकिन अफगानिस्तान तक आ भी गया था। उसके पता नहीं क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हुई, क्या घटनाएं घटी, इसके बाद स्वदेश लौट जाता है। अब इसके बाद 1799 में वह काम क्या करता है? डायरेक्टरी शासन था। फ्रांस में क्रांति के बाद 1795 से 99 तक डायरेक्टरी शासन चलता है और डायरेक्टरी शासन के माध्यम से वो फ्रांस में शासन व्यवस्था थी चालू, और डायरेक्टरी शासन पर यह हमला करता है। डायरेक्टरी शासन को खत्म करके और प्रथम काउंसिल बनता है। 1799 से 1804 तक वह प्रथम काउंसिल के रूप में वह शासन करता है। और इसके बाद वह जाता है वहां से रूस के भी अभियान पर जाता है और दुनिया के अन्य देशों, यानी 1799 में वह डायरेक्टरी शासन का अंत करके शासक बनता है और 1804 तक ले रहता है। और 1804 के बाद उसे पूर्ण शासक के रूप में दर्जा मिलता है और 1814 तक रहता है। यानी नेपोलियन का यदि शासन समझना है तो हम प्रथम काउंसिल के रूप में उसकी उपलब्धियां और शासक के रूप में उपलब्धियों का हम लोग मूल्यांकन इसमें करना चाहिए। नेपोलियन एक महान विजेता था और नेपोलियन जो महान विजेता था उसके पीछे कारण क्या था? एक पराक्रमी सेना का संगठन, एक इसके साथ साथ कह सकते हैं युद्ध नियमों में अभ्यस्त होना और सारी चीजें रही। नेपोलियन के बारे में उसके शिक्षक ने कहा था, यह बालक एक ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, एक कठोर प्रवृत्ति का था, साहसी व्यक्ति था और वह दुनिया को जीतने की इच्छा रखता था। वह कहता था दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जो असंभव शब्द है वह मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है वह दुनिया में लगभग 60 लड़ाइयों को लड़ा और जिसमें 52 में स्थान जीत प्राप्त की, कुछ अनिर्णित था। नेपोलियन एक महान योद्धा था, नेपोलियन एक विजेता था। उसकी सबसे पहले इटली अभियान होता है, फिर ऑस्ट्रिया पर जाता है, फिर मिस्र पर जाता है, फिर इसके बाद कुछ और देशों, यद्यपि स्पेन और इंग्लैंड के अभियान उसके विफल रहे और स्पेन क्योंकि पहाड़ी देश था और वहाँ पर उसके सैनिकों को पहाड़ों पर लड़ने का वो अभ्यास नहीं था, इस कारण उसका अभियान वहाँ स्पेन में उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, वहाँ विफल रहा। और नेपोलियन के जीवन का जो आखिरी युद्ध था
वाटरलू का। यूरोप महाद्वीप में एक जगह है वाटरलू, वहीं पर काला एक इसका मित्र राष्ट्रों से युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन मित्र राष्ट्रों से हार जाता है। उसे बाद में सेंट हेलेना द्वीप भेजा जाता है और वहीं पर 5 मई 1821 को नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। नेपोलियन सचमुच एक महान शासक था। कैसा शासक था? महान और विजेता शासक था। और उसके जीवन का आखिरी युद्ध कौन सा था? वाटरलू युद्ध था। यही संक्षिप्त